राजस्थान संस्कृत अकादमी के विशिष्ट व्याख्यानमाला के अंतर्गत भारतीय ज्योतिष एवं समाज विषय पर मैं अपना विचार रख रहा हूँ। वैसे ज्योतिष शास्त्र को लेकर के अनेक भ्रांतियाँ आम लोगों में व्याप्त है। ज्योतिष शास्त्र पूर्ण विज्ञान है, वेदों के षडंगों में आता है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। लेकिन आजकल जो ज्योतिष शास्त्र, फलादेश का ज्योतिष शास्त्र है, वो इस षडंग के एक अंश मात्र है। जिस ज्योतिष शास्त्र को षडंग में माना गया है उसको आजकल एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। वैसे फलादेश जो ज्योतिष शास्त्र में होता है वो सिद्धांत ज्योतिष पर ही निर्भर है, और सिद्धांत ज्योतिष ही एक बहुत बड़ा शास्त्र है। आजकल जो स्पेस की गणना करते हैं, जितने भी आधुनिक विज्ञान है जो ब्रह्मांड की ओर, ब्रह्मांड की जानकारियाँ ले रहा है, ये सब जिज्ञासाएं और ये सब विज्ञान भारतीय मनीषियों द्वारा, भारतीय ऋषियों द्वारा सहस्रों वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था। और उस समय तो आजकल जितने उपकरण हैं वैसे उपकरण भी नहीं थे, लेकिन दिव्य दृष्टि से उनको ब्रह्मांड की बहुत कुछ जानकारी थी। ज्योतिष शास्त्र को लेकर आजकल जिस ज्योतिष शास्त्र को हम समाज में देखते हैं वो फलादेश का है। फलादेश में भी ये प्रश्न आज के नवयुवक ये प्रश्न उठाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र पर हम विश्वास कैसे करें, ये कहीं पाखंड तो नहीं है, ये कहीं दुनिया को पागल बनाने की विद्या तो नहीं है। ऐसी स्थिति में नवयुवकों को, नई पीढ़ी को कैसे हम आश्वस्त कर सकते हैं कि ये भी विज्ञान है? क्योंकि खगोल शास्त्र जो सिद्धांत ज्योतिष वो तो विज्ञान है, वो तो शाश्वत सत्य सिद्धांत हैं, लेकिन जो फलादेश वाला ज्योतिष है वो विज्ञान है। इसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो सभी जानते हैं कि हम कौन हैं। हम यदि ये प्रश्न पूछें कि ज्योतिष शास्त्र में अगर आस्था नहीं है तो हम अपने आप को देखें कि हम कौन हैं, तो हम अपने आप को अपना नाम बताएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम हमारे माता और पिता के प्रतिनिधि हैं। हम में हमारी माँ है, हम ही में हमारे पिता हैं, और हमारे पिता में उनके पिता और माता है, माता में उनके माता और पिता हैं, यानी हमारे नाना नानी। तो ये हमारी दो शाखाएं जा रही हैं, एक पिता की तरफ से, एक माता की तरफ से। और ये शाखाएं वहाँ पहुँच जाती है जहाँ जब पृथ्वी में सबसे पहला जीव आया था, तो वो सबका पूर्वज था। तो वो कहाँ से आया? हमें करोड़ों अरबों वर्षों की ये कहानी है। तो हम जब देखेंगे, हम अगर पहले जाते हैं, हम पुराने हमारी पीढ़ियों पर देखते हैं, तो वो सबसे पहला जीव कहाँ से आया था, ये एक प्रश्न हमारे सामने आता है। और पृथ्वी तो आग का गोला थी, फिर भाप बनी, फिर पानी बना, फिर चारों तरफ पानी ही पानी हुआ। और उस पानी में जीव कहाँ से आया? तो आजकल के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि कोई उल्का पिंड से जीवाश्म पृथ्वी पर आया और उससे यहाँ जीव प्रादुर्भूत हुए। लेकिन वैदिक वाङ्मय में, ज्योतिष शास्त्र में कहा है कि सूर्य रश्मि तो जीवो विजायते, कि सूर्य रश्मि से, सूर्य की किरण रूपी स्पर्म से पृथ्वी पर जो पानी ही पानी था, उस पानी में जीव पैदा हुआ। तो उस जो पानी में जीव पैदा हुआ वो सूर्य की रश्मि से, सूर्य की किरण रूपी स्पर्म से हुआ। तो इसलिए उसका पिता कौन था? उसका पिता सूर्य और उसकी माता पृथ्वी। तो जब उसकी माता पृथ्वी थी और पिता सूर्य है, तो फिर हमारी भी माता पृथ्वी है और हमारे भी पिता सूर्य हैं। क्योंकि उस हमारे आदि पुरुष की, उस हमारे आदि जो हमारे आदि पुरुष थे जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, उसके पिता सूर्य हैं, तो हमारे भी पिता सूर्य हैं।
और हमारे भी माता पृथ्वी। इसीलिए हम सुबह सुबह मंत्र पढ़ते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, कि हे माँ पृथ्वी, हम तेरे ऊपर पैर रखने जा रहे हैं। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो इस मंत्र को पढ़ते हैं कि हे माता पृथ्वी, हमें क्षमा करना, हम तेरे ऊपर पैर रखने जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी उठता है तो शीर्षासन करके नहीं उठता है, वो सीधा पैर रखता है। तो अपनी माँ है पृथ्वी, इसलिए हम उसे क्षमा याचना करके हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। तो जब ये सिद्ध हो गया कि सूर्य हमारे पिता हैं और पृथ्वी हमारी माता है, और जब ये पृथ्वी और सूर्य हमारे माता पिता हैं, तो पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों ट्विन्स पैदा हुए थे। जब ट्विन्स पैदा हुए थे तो पृथ्वी का भाई ही तो हुआ चंद्रमा। तो जब पृथ्वी हमारी माँ है तो पृथ्वी का भाई चंद्रमा हमारा मामा हुआ। इसीलिए हम अंकल मून, पूरी दुनिया चंद्रमा को अंकल मून कहती है, और उससे भी हमारा रक्त संबंध है। इधर बुध, बृहस्पति, मंगल, शनि आदि जो ग्रह हैं वो सूर्य के भाग हैं। तो जैसे दो तरह के संबंध होते हैं, एक हमारे पितृपक्ष से, एक हमारे मातृपक्ष से, मैटरनल और पैटर्नल। कि एक मातृपक्ष से कि हमारे चंद्रमा हमारा मामा है, तो बुध, बृहस्पति, शनि, मंगल आदि जो ग्रह हैं ये हमारे पितृपक्ष से हैं कि ये सूर्य के भाग हैं। तो चाचा, ताऊ, उनके लड़के, चंद्रमा, वो सब के सब भी हमसे रक्त संबंध रखते हैं। इसलिए जो ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो हमारे शरीर से संबंध रखते हैं, क्योंकि उन सब का अंश हमारे अंदर है। और इसीलिए कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। और इस तरह से सारे ग्रहों का संबंध हमारे शरीर के साथ में है। हमारे और आत्मा, जो सूर्य आत्मा जगतस्थु गैस, जो हमारे शरीर में जो आत्मा है वो पिता के माध्यम से आती है और वो सूर्य स्वरूप है। अब प्रश्न ये आता है कि जब पृथ्वी हमारी माँ है तो माँ जैसा ही शरीर होना चाहिए बालक का। तो पृथ्वी में और हमारे शरीर में भी एक रूपता है कि हमारे शरीर पर जितने बाल होते हैं ये बाल पर्यावरण से रक्षा करने का काम करते हैं, और पृथ्वी पर जो जितने भी पेड़ हैं, जितने भी वृक्ष हैं, ये सब पृथ्वी के बाल हैं और ये भी पर्यावरण से रक्षा का काम करते हैं। फिर पेड़ों के नीचे ज़मीन है, जड़ों में ज़मीन है, और हमारे बालों के नीचे चमड़ी है, हमारी जो स्किन है। तो ये स्किन और उधर पृथ्वी के मिट्टी, ये दोनों एक काम करते हैं, दोनों में एक रूपता है, दोनों ही एक ही तरह का काम रखते हैं। और फिर मिट्टी के नीचे पानी है और चमड़ी के नीचे खून है, दोनों में तरल पदार्थ है, एक रूपता है। और खून के नीचे हड्डी है और उधर पानी के नीचे पत्थर है, तो वहाँ भी दोनों में एक रूपता है। और फिर पत्थर के नीचे भी एक पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है और हड्डी में से भी एक बोन मैरो निकलती है, दोनों में एक सी गंध आती है। तो जैसी पृथ्वी, और पृथ्वी में भी 70% खारा पानी है, हमारे शरीर में भी 70-80% पानी रहता है और वो खारा पानी अधिक रहता है, खून भी खारा होता है। इस तरह से पृथ्वी और हमारा शरीर जैसा माँ वैसी उसकी संतान, तो हम दोनों में एक रूपता है। इसलिए ये सारे ग्रह हमारे शरीर को, हमारे पर्यावरण को, हमारे परिवार को और हमको बहुत प्रभावित करते हैं। अब जहाँ तक इनकी गणना का सवाल है कि ज्योतिष शास्त्र में जब हम गणना करते हैं तो ग्रह योगों की गणना के साथ साथ जब फलादेश देते हैं तो फलादेश में यदि गणना से फलादेश होता तो मैं समझता हूँ कंप्यूटर से अच्छा फलादेश कोई नहीं दे पाता। लेकिन गणितागत फलादेश नहीं होता है। फलादेश के लिए ज्योतिषी की स्वयं की साधना, गुरु की कृपा, शास्त्रीय ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक ज्ञान, इन सब का मिश्रण होकर के एक इंट्यूशन के रूप में आता है, वही फलादेश होता है और वही व्यक्ति की दिशा निर्देश करता है। इसीलिए कहा है कि यो ज्योतिषम वेत्ति नरः स सम्यक धर्मार्थ कामान लभते यशश्च। जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र जानता है वो
धर्म, अर्थ, काम और यश, मोक्ष, यशो मोक्ष है, उसको प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि कोई फलादेश देकर लोगों को भाग्य बता करके अपना यश प्राप्त करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र को जानता है वो धर्म को भी जानता है, क्योंकि धर्मशास्त्र ज्योतिष शास्त्र पर निर्भर रहता है कि ज्योतिषी गणना करके तिथि की, वार की, नक्षत्र की, योग की गणना करके देते हैं पंचांग में। और धर्मशास्त्रीय व्रत, उत्सव आदि को जो लोक कल्याण के कारण बनते हैं, सभी धर्मों में जितने भी पर्व और उत्सव आते हैं वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही आते हैं। इसलिए जितने भी समाज हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन सब में ज्योतिष शास्त्र की भूमिका सबके लिए होती है। जितने भी वर्ष की गणना है, मास की गणना है, वो सब ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही होती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का धर्मशास्त्र से बहुत गहरा संबंध है। अब कई तरह के प्रश्न ज्योतिष शास्त्र के लिए आते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा सागर है, हम इसके एक भाग को यदि छू लें तो उसी पर चर्चा करें कि आम लोगों को अवेयरनेस हो कि गुण मिलान में और एक मांगलिक मिलान, ये दो इस तरह की भ्रांतियां हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। 8 तरह की चीज़ें होती हैं जब विवाह होता है, तो स्त्री और पुरुष इन दोनों में 8 तरह की मनोवृत्तियाँ होती हैं, 8 तरह की चीज़ें होती हैं। उनमें एक रूपता होती है तो विवाह ठीक चलता है, और वो नहीं होती है तो विवाह ठीक नहीं चलता है। ठीक वैसे ही मंगल दोष, मंगल के संबंध में भी इसके बाद मंगल पर चर्चा करेंगे। तो जब गुण मिलान के 8 होता है, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गणमैत्री, भकूट और नाड़ी, इन 8 चीज़ें होती हैं। तो वर्ण 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो 4 वर्ण है, जो आजकल जो जाति और जिस तरह का वर्ण है वो उस तरह की स्थिति नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में ये अलग आधार पर, राशि नक्षत्रों के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो जो ब्राह्मण है, क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, कि मैंने ये जो 4 गुण कर्म बताए हैं, ये चारों वर्ण गुण कर्म के आधार पर बताए, जन्म से नहीं बताए। क्योंकि जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, और जो संस्कारवान होता है वो द्विज होता है, जो नहीं संस्कारवान होता है शूद्र के शूद्र ही रह जाते हैं। और आजकल अधिकतर एक ही श्रेणी में ज़्यादातर लोग आते हैं, कुछ ही संस्कारवान हो पाते हैं। संस्कारवान से अभिप्राय जिनका हमारे वैदिक रीति से जिनके संस्कार होते हैं। तो यहाँ पर जो 4 वर्ण हैं, इनमें 4 तरह की प्रवृत्तियाँ हैं। जैसे ब्राह्मण वर्ण का यदि बालक है, ब्राह्मण वर्ण की लड़की है, तो दोनों में ज्ञान पिपासा रहेगी, ज्ञान के प्रति लगाव रहेगा और एक रूपता रहेगी। यदि वैश्य वर्ण है तो वैश्य वर्ण में उनको बिजनेस की मानसिकता रहेगी, व्यापार की मानसिकता रहेगी। क्षत्रिय वर्ण है तो उनमें प्रशासनिक क्षमता विशेष रूप से रहेगी, राजकार्य के प्रति विशेष रुचि रहेगी, प्रबंधन की विशेष उनमें क्षमता रहेगी। और शूद्र वर्ण है तो वो आर्टिस्ट होगा, कलाकार होगा, कृषि करना और कई तरह के कार्य करना, उसको उद्योग आदि करना, वो उसकी विशेष रुचि रहेगी। अब यदि ब्राह्मण लड़का हो और लड़की शूद्र वर्ण की आ जाए कि वो आर्टिस्ट है, वो ज्ञान की बात कर रहा है, वो कला की बात कर रही है, वो नृत्य की बात कर रही है, तो उनमें एक रूपता होने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए वहाँ वर्ण दोष सबसे पहले देखा जाता है, वर्ण दोष का एक गुण मिलता है। फिर है वश्य। वश्य में कि विवाह के बाद वर वधू जो भी जिनका विवाह होता है, उनमें कि हर लड़की ये चाहती है कि उसका पति उसको वशीभूत रखे, शरीर से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। यानी वो आर्थिक दृष्टि से लड़की जो अर्जित कर रही है उससे ज़्यादा कमाने वाला हो, लड़की की जितनी हाइट है उससे ज़्यादा वो पुष्ट शरीर वाला हो, ज़्यादा बड़ा हो, और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी अच्छी हो। हर लड़की ये चाहती है कि उसका पति एक अलग तरह की उसकी प्रतिष्ठा हो। तो ऐसे वो वश्यम है कि वो वशीभूत रखने वाला हो, तब उनको एक विशेष। तो ये जो राशियां हैं, ये राशियां एक दूसरे को वशीभूत रखने वाली है। जैसे सिंह राशि के मनुष्य राशियां छोड़ करके सारी राशियां सिंह राशि के वशीभूत होती हैं। कि लड़के की मान लीजिए वृष राशि है
और लड़की की सिंह राशि है, तो लड़के की वृष राशि है वो बैल और वो सिंह, तो उन दोनों के स्वभाव में अंतर है, एक दूसरे के दुश्मन। वो बैल होते हुए भी, पुरुष होते हुए भी वो लड़की से डरता रहेगा क्योंकि वहाँ सिंह राशि है। और मान लीजिए मत्स्य कि किसी की मीन राशि है और एक की कर्क राशि है, तो दोनों जलचर हैं, तो उन दोनों में मित्रता रहेगी। तो यहाँ इसके 2 गुण मिलते हैं। फिर है तारा। तीसरी चीज आती है तारा। तारा क्या होता है, जैसे हमारे आँख में भी तारा होता है और ये तारा ही अट्रैक्ट करता है। हम किसी भी चीज़ से प्रभावित होते हैं तो सबसे पहले हमारे नेत्र उसको देखते हैं और देखने के बाद उससे आकर्षित होते हैं। तो वर वधू में अगर पुरुष में, किसी भी लड़के में, लड़की में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक उनका दाम्पत्य ठीक नहीं चल सकता है। कि पुरुष अपनी पत्नी को देख करके आकर्षित रहे और पत्नी अपने पति को देख करके आकर्षित रहे, इसलिए तारा विशेष रूप से देखा जाता है। और ये तारे होते हैं जन्माख्य, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरि तारका। इनमें कुछ तारे ठीक नहीं होते हैं। ये तारे जब ठीक मिलते हैं तो फिर मित्र तारे जब रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनमें एक दूसरे में आकर्षण बना रहता है और 3 गुण मिलते हैं। तो वर्ण, वश्य, तारा और फिर होती है योनि। योनि अलग अलग योनियाँ होती हैं और इनमें जो अश्व योनि, मार्जार योनि, तो इस तरह की जो ये पशु पक्षियों से संबंधित योनियाँ रहती हैं, राशि नक्षत्रों के आधार पर ही निर्धारित होती है। इन योनियों से होता है कि जब विवाह होता है तो शारीरिक संतुष्टि भी बहुत ज़रूरी होती है। मानसिक संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि के साथ साथ शारीरिक संतुष्टि भी ज़रूरी है। और उनमें स्त्री और पुरुष, इनमें पुरुष की राशि ऐसी योनि से हो कि जिससे स्त्री की राशि की योनि उससे संतुष्ट रह सके। तो ये दोनों अगर संतुष्ट रहते हैं तो उनके 4 गुण मिलते हैं। फिर गृह मैत्री के विवाह होता है। विवाह केवल भोग विलास के लिए नहीं होता, वो एक परिवार के अभिन्न अंग बनते हैं और एक समाज के अभिन्न अंग बनते हैं और पितृ ऋण की मुक्ति के लिए वो आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार में समरूपता रखने वाले हों दोनों। अन्यथा विवाह के बाद यदि वधू आए और वो घर में आकर के तांडव करने लगे, या विवाह के बाद वर पत्नी को परेशान करने लगे और वो एक जो सामंजस्य बिठाना चाहिए घर में वो न बिठा पाए, तो वो फिर निरर्थक है ऐसा विवाह। ऐसी स्थिति में गृह मैत्री देखी जाती है कि दोनों के ग्रह, दोनों के स्वामी जो होते हैं, दोनों के जो स्वामी ग्रह हैं उनमें मित्रता है कि नहीं। यदि मित्रता है तो बहुत अच्छा है, समभाव है तो ठीक ठीक रहेगा, और शत्रु भाव है तो फिर वो परिवार के लिए ठीक नहीं होते। कई बार पति पत्नी में तो प्रेम है, लेकिन सास बहू से, सास से, जिठानी से, देवरानी से, या और जो परिवार के सदस्य उनके साथ नहीं बनती है। तो उसके पीछे कारण ही है कि वहाँ अगर गृह मैत्री नहीं है तो परिवार में फिर क्लेश रहता है। फिर इसके बाद में आता है भकूट। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, गृह मैत्री, फिर गण मैत्री। फिर गण मैत्री आती है कि इनमें देव, राक्षस और मनुष्य 3 गण होते हैं। तो देवता, राक्षस और मनुष्य 3 तरह की प्रवृत्ति हर मनुष्य में होती है। कोई देवता नहीं होता, कोई राक्षस नहीं होता, कोई मनुष्य नहीं होता है। 3 तरह की प्रवृत्ति होती है। देव प्रवृत्ति होती है, बहुत शांत स्वभाव, सहनशील होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। मनुष्य है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के भाव जिसमें होते हैं, जिनमें देव और दानव दोनों का मिलन होता है, वो मनुष्य होता है। और दानव होता है जिसमें नकारात्मक चिंतन ज़्यादा होता है, कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हर बात में नकारात्मकता होती है, वो राक्षसी वृत्ति कहलाती है। तो यदि किसी देव का देवता के साथ विवाह हो तो बहुत अच्छा होता है। देवता यदि पुरुष हो और मनुष्य यदि स्त्री हो तो भी उसका ठीक ठीक रहता है। लेकिन राक्षस यदि स्त्री हो और देव यदि पुरुष हो तो बहुत परेशानी हो जाती है। और देव वर्ण की स्त्री हो और राक्षस वर्ण का अगर लड़का हो तो दोनों के लिए बहुत ही दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो जाती है। तो उसके फिर 6 गुण होते हैं। और ऐसी स्थिति में ये विकट स्थितियाँ बन जाती है नकारात्मक सकारात्मकता होने के कारण से। तो इसलिए वहाँ गण देखा जाता है। फिर आता है भकूट। भकूट में होता है कि
पति और पत्नी के बीच में जो चंद्रमा छठा, आठवां, नवम, पंचम और द्विर्द्वादश यदि होता है तो ये भकूट दोष कहलाता है। इनमें जो सबसे ज़्यादा द्विर्द्वादश होता है, नवम पंचम होता है, वो थोड़ा संतान पक्ष से चिंता कराता है, और द्विर्द्वादश होता है वो चिंतन में एक रूपता नहीं लाता, और षडाष्टक होता है वहाँ एक दूसरे की आयु को प्रभावित करते हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल और दीर्घ दाम्पत्य जीवन के लिए विवाह होता है। वहाँ यदि भकूट दोष होता है तो कई तरह की परेशानियाँ संभव है, इसलिए वहाँ भकूट दोष विशेष रूप से देखा जाता है। और इसके बाद में आता है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष विशेष रूप से जैसे 8 गुण इसके होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। नाड़ी को आजकल लोग कहते हैं संतान नहीं होती, लेकिन ये इस तरह की सब भ्रांत धारणाएं हैं। नाड़ी दोष में विशेष रूप से ये रहता है कि ये 3 नाड़ियाँ होती हैं, आदि, मध्य और अंत। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इस तरह से 3 तरह के गुण विशेष रूप से रहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब एक नाड़ी होती है तो एक नाड़ी होने पर वो जीवन में एक नए भाव का संचार नहीं आ पाता, अपरिग्रह भाव नहीं आ पाता, एक व्यापारिक भाव आ जाता है। और इसीलिए नाड़ी का दोष विशेष रूप से देखा जाता है। तो नाड़ी के दोष यदि हों कि एक ही दोनों के नक्षत्र हों, तो वैसे तो कई तरह के उसके भी प्रावधान है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोष होने, यदि एक नक्षत्र हो, राशियां अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं होता है, राशि एक हो, नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं होता है। तो ये नाड़ी दोष के शास्त्रीय विधान है, लेकिन नाड़ी दोष कोई बहुत खतरनाक नहीं है। वैसे तो ये 8 गुण इससे होते हैं, इस तरह से कुल 36 गुण होते हैं। 36 गुण में से 18 गुण मिल जाते हैं, तो 18 गुण मिलने का मतलब है 18 से अधिक गुण मिलते हैं तो पुरुष जो वर है वो डोमिनेट करेगा, और 18 से कम गुण मिल रहे हैं तो लड़की डोमिनेट करेगी। और ये पुरुष प्रधान समाज में लड़के का डोमिनेशन, लड़के का वर्चस्व ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए 18 से ज़्यादा गुण को विवाह के योग्य मानते हैं, 18 से कम गुण को विवाह योग्य नहीं मानते। लेकिन 18 से कम गुण मिलने पर भी विवाह किया जा सकता है यदि ग्रह योग अच्छे मिलें तो। अब एक इसमें और विशेष आता है मंगल का दोष। मंगल को लेकर के भी कई तरह की भ्रांति आजकल फैली हुई है। मंगल को लेकर ये 16वीं 15वीं शताब्दी में कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, उसमें मंगल को विशेष रूप से लिख दिया गया, मंगल को लेकर के, खास ग्रह को लेकर। लेकिन इसमें मंगल की ऐसी बात नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में अशुभ शब्द नहीं बोलते, मरना नहीं कहते, स्वर्ग सिधारना कहते हैं, दुकान बंद करना नहीं कहते, दुकान बढ़ाना कहते हैं, दीपक बुझाना नहीं कहते, दीपक बढ़ाना कहते हैं। वैसे ही जो कुंडली जिस व्यक्ति के ग्रह योग दाम्पत्य जीवन में अमंगलकारी हों, उस कुंडली को मांगलिक कहते हैं। उसका मंगल ग्रह से केवल संबंध नहीं होता है, वो बृहस्पति भी अमांगलिक हो सकता है, वो सूर्य भी अमांगलिक हो सकता है, और चंद्रमा भी अमांगलिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में पर मंगल अमांगलिक को मंगल कहने के कारण मंगल ही इसको जोड़ लिया गया, और फिर मंगल को विशेष रूप से मंगल पर कुछ श्लोक लिख दिए गए कि मंगल लग्न में 12वें, 4थे, 8वें, 7वें स्थान पर हो तो मांगलिक कुंडली होती है। और मांगलिक कुंडली को आजकल बड़ा डर बना रहता है, क्योंकि दाम्पत्य तो वैसे ही बिखर रहे हैं और मंगल के नाम पर और डरते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। ग्रह अमांगलिक कुंडली तो किसी भी शुभ ग्रह से भी बन सकती है। यहाँ मंगल का कोई विशेष लेना देना नहीं होता है, और मंगल ग्रह तो हमेशा मंगलकारी होता है, फिर अमंगल की कल्पना ही नहीं। इसलिए बहुत डरने की बात नहीं होती है। बहुत से लोग मंगल के डर में अपने अच्छे अच्छे विवाह के अवसरों को छोड़ देते हैं और उसके बाद में पश्चाताप करते हैं। जितने मंगल के कारण से कई बार अच्छे अवसर जाकर के गलत जगह विवाह और हो जाते हैं और ज़्यादा परेशानियां हो जाती है, इसलिए इसमें कोई बहुत भय की, डर की बात नहीं है। इसी के साथ साथ ये एक और है
कि नाड़ी दोषस्तु प्रणाम, वर्ण दोषस्तु क्षत्रिय, गण दोषस्य वैश्येषु, योनि दोषस्तु पादजान। नाड़ी का दोष ब्राह्मण को विशेष रूप से देखा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को परिग्रह भाव नहीं होना चाहिए। वैश्य को जो सारी अर्थव्यवस्था वैश्य के हाथ में थी, इसलिए वहाँ वर्ण का दोष देखा जाता था। क्षत्रिय को, क्योंकि क्षत्रिय को युद्ध, पहले जो हमारी व्यवस्थाएं थी उनमें युद्ध की विशेष रूप से व्यवस्था हुआ करती थी, और अपनी वीरांगना अपने पति को राष्ट्र के लिए न्योछावर करने की सामर्थ्य रखने वाली हो, इसलिए वहाँ विशेष रूप से वर्ण का दोष देखा जाता था। और गण का दोष वैश्य को देखा जाता था। और चूँकि शूद्र वर्ण जो कलाकार होते थे, आर्टिस्ट होते थे, उनको योनि दोष देखा जाता था कि वो इस तरह से शारीरिक मानसिक दृष्टि से इतने संतुष्ट रहें कि अपनी कला में वो पूर्ण रूप से संलग्न रहें, इसलिए वहाँ योनि दोष देखा जाता था। तो ये जो वर्ण आदि के दोष हैं, इनमें भी जो आज के इस समय में गुण मिलान की जो समसामयिक स्थिति बनी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन केवल गुण ही नहीं, कुंडलियाँ भी उसके साथ में होनी चाहिए, और कुंडलियों के साथ साथ अन्य सारे समीकरणों को देखकर यदि गुण मिलाएं तो दाम्पत्य जीवन बहुत खुशहाल होता है। वैसे ग्रह योग, चाहे मंगल हो, बृहस्पति हो, इन सभी के योगों को व्यक्ति, ज्योतिष शास्त्र की यही एक विशेष रूप से योगदान है समाज को, कि जहाँ पर दाम्पत्य जीवन में वैमत्य होने की संभावनाएं बनती है, वहाँ ज्योतिष शास्त्र सही दिशा निर्देश दे करके काउंसलिंग के द्वारा उसको सुखद, और प्रयोगों के द्वारा उसको सुखद दिशा निर्देश दे सकता है। और सुखी दाम्पत्य जीवन समाज को, परिवार को, राष्ट्र को एक नई दिशा देने वाला होता है, क्योंकि राष्ट्र और समाज का जो निर्माण होता है वो व्यक्ति से होता है, परिवार से होता है। और यदि परिवार, व्यक्ति यदि खुश है तो परिवार खुश है, परिवार खुश है तो समाज खुश है, और समाज खुश है तो पूरा राष्ट्र खुश है। और हमारा ख़ास तौर से ज्योतिष शास्त्र का जो विशेष रूप से योगदान है वो यही है, जो सा कहा था कि यो ज्योतिषम वेत्ति नरः स सम्यक धर्मार्थ कामान लभते यशश्च, कि धर्म के साथ में अर्थ और काम, कि धर्म के साथ अर्थ का उपार्जन हो, धर्म के साथ ही सारी कामनाएं हो, और उसके बाद में उसकी मोक्ष होती है। और मोक्ष जो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है वो है यशो मोक्ष है। क्यों? मोक्ष को किसने देखा है? अलग अलग दर्शनों में मोक्ष के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र तो यश को ही मोक्ष मानता है, कि इस जीवन को सार्थक कर दे जो अपने जीवन को, कि जिसमें ये जीवन जीते जी यदि प्रसिद्धि हो, और प्रसिद्धि होती है जो धर्म के अनुसार, जिसके अर्थ जो धर्मानुसार अर्थोपार्जन करता है, धर्मानुसार ही कामनाएं करता है, उनके साथ में यदि चलता है तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से यश की प्राप्ति होती है। और यश की प्राप्ति होती है तो यशो मोक्ष है, वही मोक्ष है जिसको चिरंजीवी कहते हैं। कि चिरंजीवी, ये शरीर तो कभी चिरंजीवी नहीं है, लेकिन आत्मा चिरंजीवी है। हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कुछ सार्थक कार्य कर पाएँ, उसमें ज्योतिष शास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन इससे भ्रांत होने की ज़रूरत नहीं है, दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रियों को कोई ब्रह्मांड एजेंसी दी हुई नहीं होती है। उसके बाद भी अपने विवेक को काम में ले करके फिर निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। तो ज्योतिष शास्त्र एक बहुत बड़ा दिशा निर्देशक होता है, दिग्दर्शक होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक करता है और यशो मोक्ष को प्राप्त करता है। नमस्कार।